दोस्तों, एक बार फिर से आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर शर्लक होम्स को लेकर आया हूं, अपने एक बहुत ही दिलचस्प केस को सॉल्व करते हुए। मुझे उम्मीद है कि नए सुनने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे और पुराने लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। द एडवेंचर ऑफ द येलो फेस। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा ठिठका, क्योंकि मैंने सोचा कि वो कपड़े और घरेलू जरूरतों के लिए पैसे मांग रही होगी। अचानक ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? मैंने पूछा। अरे, उसने अपनी बात घुमाते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे बैंकर हो और बैंकर कभी अपने ग्राहक से ऐसा सवाल नहीं करते। अगर सचमुच तुम्हारे कहने का यही मतलब है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, मैंने कहा। अरे हाँ, मेरे कहने का असल में यही मतलब था कि मुझे पैसा चाहिए। और तुम मुझे ये नहीं बताना चाहती कि तुम्हें किस काम के लिए चाहिए। अभी नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगी जैक। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया, लेकिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों के बीच ज़रूर कोई राज है। मैंने उसे फौरन चेक थमा दिया और इस बारे में फिर कभी नहीं सोचा। जो कुछ बाद में हुआ उसका इस वक्त उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ज़रूरी समझते हुए मैंने इस बात को आपके सामने कर दिया। मैंने आपको बताया था कि मेरे घर से थोड़ी दूर पर एक कॉटेज है। हमारे और उस कॉटेज के बीच केवल एक खेत है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको सड़क पर कुछ दूर पैदल जाकर गली में मुड़ना पड़ेगा। उसके आगे थोड़ा जाकर देवदार का बाग है, जहां जाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पेड़ हमारे सबसे अच्छे साथी होते हैं। पिछले 8 महीनों से वो कॉटेज खाली था। वो एक पुरानी तरह का एक छोटा सा 2 मंजिला कॉटेज था, जिसके सामने छोटा सा मैदान या पोर्टिको था और उसके आसपास मधुमक्खियों के छत्ते लगे थे। कई बार मैं उसके पास खड़े होकर सोचता था कि ये घर कितना साफ सुंदर है। पिछले सोमवार को मैं उसी रास्ते पर टहल रहा था, तभी मैंने कॉटेज की तरफ से एक खाली वैन आती दिखी। कॉटेज के मैदान में मैंने गलीचों का बंडल और कुछ दूसरा घरेलू सामान रखा हुआ देखा। इससे साफ हो गया कि कॉटेज को किराए पर लगा दिया गया है, जैसा कि कोई खाली आदमी आमतौर पर करता है। मैंने उसके थोड़ा आगे खड़े होकर कॉटेज पर नजर डाली और ये देखकर हैरान हुआ कि कैसे अजीब लोग हमारे पड़ोस में रहने आए हैं। इसी बीच मुझे कॉटेज की ऊपरी मंजिल की खिड़की से एक चेहरा झांकता दिखाई दिया। मिस्टर होम्स, मैं नहीं जानता कि उस चेहरे के पीछे कौन था, लेकिन उसे देखकर मैं थोड़ा जरूर डर गया था। मैं उससे कुछ दूर पर था, इसलिए साफ देख नहीं सका, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि उस चेहरे के पीछे कुछ तो अजीब जरूर था। सबसे पहले मेरे मन पर यही असर पड़ा, इसलिए उसे पास से देखने के लिए मैं कॉटेज के थोड़ा नजदीक गया। लेकिन मेरा ऐसा करते ही वो चेहरा अचानक गायब हो गया। मैं अपनी अटकलों के बीच और मामले पर गौर करने के लिए 5 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। मैं तो आपको ये भी नहीं बता सकता कि वो चेहरा किसी औरत का था या आदमी का, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था उसका रंग रूप। वो खड़िया की तरह सफेद और उसकी गर्दन के आसपास कोई कठोर चीज चिपकी हुई थी, जो इस चेहरे को कतई तौर पर आम चेहरे से अलग बनाती थी। मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि मैंने कॉटेज के नए किराएदारों को पास से देखने का फैसला किया। मैंने वहां जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, जिसके तुरंत बाद एक लंबी पतली दुबली खूंखार चेहरे वाली औरत ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए आपको? उसने अजीब सी बोली में पूछा। मैं आपके सामने वाले पड़ोसी हूँ, मैंने अपने घर की तरफ अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं देख रहा हूँ कि आप अभी अभी यहाँ आई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आपकी कोई मदद। अरे, हमें कोई ज़रूरत होगी तो हम आपसे कह देंगे। इतना कहकर उसने मेरे सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके इस बुरे बर्ताव से परेशान होकर मैं अपने घर चला आया। हालांकि वहां से लौटने के बाद मैं दूसरी बातों पर भी सोचता रहा, लेकिन मेरी पूरी शाम खिड़की पर खड़ी उस भूतनी सी औरत की बेरुखी के बारे में सोचने में गुजर गई। मैंने उस औरत के बारे में अपनी पत्नी से कोई बात न करने का फैसला किया, क्योंकि वो एक घुन्नी औरत थी और मैं नहीं चाहता था कि अपनी पत्नी के साथ उस बेकार की बात को शेयर करूं, जिसने मेरे ऊपर नाखुशगवार छाप छोड़ी थी। बहरहाल, सोने से पहले मैंने उसे केवल इतना ही बताया था कि कॉटेज में कोई रहने आया है, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अक्सर गहरी नींद में सोने वाला आदमी हूँ। मेरे परिवार में इस बात को लेकर हमेशा मजाक होता है
कि एक बार सोने के बाद मुझे कोई जगा नहीं सकता। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस घटना का मुझ पर कोई ख़ास असर पड़ा या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि उस रात मुझे नींद बहुत कम आई। मैं आधी नींद में सोचता रहा कि मेरे कमरे में कुछ हो रहा है, और धीरे-धीरे मैं ये समझ गया कि मेरी पत्नी कपड़े पहनकर कहीं जाने की तैयारी में थी और वो अपनी संदूक से शॉल निकाल रही थी। अभी मेरे होंठ कुछ बोलने के लिए खुले ही थे कि मेरी अधखुली आंखें मेरी पत्नी के चेहरे पर पड़ीं, और मोमबत्ती की रोशनी में मैं उसे तैयार होते देखकर हैरान रह गया। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसके चेहरे पर ऐसे भाव मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, इसलिए मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सका। ये सोचकर कि मैं अभी सो रहा हूँ, मेरी पत्नी दबे पांव घर से बाहर निकली, और कुछ पल बाद मैंने गेट के कब्जों के किरकिराने की आवाज़ सुनी। मैं अपने पलंग पर उठ बैठा और उसके सिरहाने पर अपने नाखून रगड़कर देखा कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैं सचमुच जाग रहा हूँ। इसके बाद मैंने तकिए के नीचे से अपनी घड़ी निकाली। इस वक्त सुबह के 3 बज रहे थे। मैं सोच में पड़ गया कि मेरी पत्नी इस देहाती सड़क पर सुबह 3 बजे क्या कर रही होगी। अपने मन में अनेक सवालों और उनका कोई समाधान निकालने के बारे में मैं लगभग 20 मिनट तक बैठा सोचता रहा। मैं जितना ज़्यादा सोचता जा रहा था, मामला उतना ही पेचीदा और रहस्यमय होता जा रहा था। अभी मैं उस बारे में सोच ही रहा था कि दरवाजे के आहिस्ता से बंद होने की आवाज़ आई, और उसके कदमों की आवाज़ ऊपर की तरफ आती सुनाई पड़ी। तुम किस दुनिया में थी एफी? उसके कमरे में दाखिल होते ही मैंने पूछा। मेरा सवाल सुनकर वो भड़क गई, एक तरह से चीखते हुए हाँफने लगी। उसकी चीख और उसके रवैये को देखते हुए मैंने समझ लिया कि कुछ तो ऐसा है जिसे वो बताने में झिझक रही थी। उसके इस रवैये से मैं पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गया। मेरी पत्नी मुझसे हमेशा खुलकर बात किया करती थी, लेकिन उसके अपने ही कमरे में इस तरह छिपकर दबे पांव आने से मैं सिहर गया। उसने भयानक हंसी हंसते हुए पूछा, तुम जाग रहे हो जैक? मैंने तो सोचा था कि तुम्हें कोई जगा नहीं सकता। तुम कहाँ थी? मैंने सख्ती से पूछा। तुम्हें देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, वो बोली, और मैंने साफ साफ देखा कि जिस वक्त वो अपनी शॉल उतार रही है, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्यों? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने इससे पहले कभी ऐसा काम किया हो। सच्चाई ये है कि मैं कमरे में थोड़ी घुटन महसूस कर रही थी, इसलिए ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए कुछ दूर तक टहल कर आई थी। मैंने सचमुच महसूस किया था कि अगर मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो यहाँ बेहोश हो जाती। मैं कुछ मिनट तक दरवाजे पर खड़े होकर वापस आ गई। जितनी देर तक उसने मेरे साथ बात की, एक बार भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा, और उसकी आवाज़ भी पहले जैसी नहीं थी। मैं साफ साफ समझ गया कि वो पूरी तरह झूठ बोल रही थी। मैंने उसे कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। मैं अंदर तक तकलीफ से भर गया था, और मेरा मन कई जहरीले ख्यालों और शक के सागर में गोता लगा रहा था। ऐसी क्या बात थी जो मेरी पत्नी मुझसे छुपा रही थी? इतनी रात को वो कहाँ गई थी? मैंने महसूस किया कि जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। एक बार वो झूठ बोल चुकी थी, इसलिए उससे दोबारा पूछने की हिम्मत मेरे पास नहीं थी। उसके बाद सारी रात तक मैं करवटें बदल बदल कर एक के बाद दूसरा लॉजिक लगाता रहा, जो पहले वाले से भी ज़्यादा कठिन होता था। उस दिन मुझे कारोबार के सिलसिले में शहर जाना था, लेकिन मेरा मन इतना ज़्यादा बेचैन था कि मैं व्यापारिक मामलों पर ध्यान नहीं दे सकता था। मेरी पत्नी भी मेरी तरह बेचैन थी, क्योंकि वो कनखियों से मेरी तरफ देखकर समझ गई थी कि मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नाश्ते पर हमारी कोई बात नहीं हुई, और मैं नाश्ता करते ही सैर करने के लिए बाहर निकल गया, ताकि सुबह की ताज़ी हवा में उस घटना के बारे में सोच सकूं। मैं क्रिस्टल पैलेस जितनी दूर निकल गया, और मैदान में 1 घंटा बिताने के बाद दोपहर बाद 1 बजे नारबरी वापस लौटा। इस बीच मैं कॉटेज के रास्ते से इसलिए गया था ताकि मैं देख सकूं कि पिछले दिन वाला चेहरा मुझे दिखाई पड़ता है या नहीं। आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए मिस्टर होम्स, जैसे ही मैं वहां खड़ा हुआ, मैं अपनी पत्नी को कॉटेज से बाहर निकलते देखकर इंतहाई हद तक हैरान रह गया। उसे देखते ही मैं अवाक होकर रह गया, लेकिन जब हमारी नज़रें मिली तो मेरे चेहरे पर पहले जैसे प्यार के भाव नहीं आए। उसने एक पल के लिए सोचा कि वो घर में एक बार फिर वापस लौट जाए,
लेकिन वैसा करना उसे बेकार लगा, इसलिए वो अपना सफ़ेद चेहरा और डरी आंखें लिए आगे बढ़ गई। अरे जैक, मैं यहाँ ये देखने आई थी कि मेरे नए पड़ोसियों को मेरी किसी तरह की मदद की ज़रूरत तो नहीं है। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो जैक? तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? अच्छा, तो तुम कल रात इसी जगह आई थी? तुम कहना क्या चाहते हो? वो चीखी। मुझे पूरा भरोसा है कि कल रात तुम यहीं आई थी। कौन है ये लोग जिनसे मिलने तुम उस वक्त आई थी? इससे पहले मैं यहाँ नहीं आई, उसने जवाब दिया। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो गलत है? मैं बोला। तुम जब भी कुछ बोलती हो तुम्हारी आवाज़ बदल जाती है। क्या मैंने कभी तुमसे कोई बात छुपाई? मैं कॉटेज के अंदर जाकर मामले की तह तक जांच करूंगा। नहीं नहीं जैक, भगवान के लिए ऐसा मत करो, वो बेकाबू होते हुए बोली। इसके बाद जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, उसने पूरी ताकत के साथ मेरी बांह पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। मैं तुमसे विनती करती हूँ जैक कि ये तुम ऐसा मत करो, उसने गुजारिश की। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे किसी दिन इसके बारे में बताएगी, लेकिन अगर तुम इस वक्त कॉटेज में एंटर करोगे तो तुम्हारे हाथ मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं आएगा। जैसे ही मैंने उसे धक्का देकर अलग करने की कोशिश की, वो मुझसे लिपटकर पागलों की तरह चीखने लगी। मेरा भरोसा करो जैक, वो बोली। केवल एक बार और मेरी बात पर भरोसा करो, तो मैं कभी इसका अफसोस नहीं होगा। एक तुम ही तो हो कि अगर ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं तुमसे कोई बात नहीं